आज हम बात करने वाले हैं नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम के बारे में। बेसिकली हम 5 पॉइंट के ऊपर नजर डालेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट है कि प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा अटेंशन किस पे दिया गया था और ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन। चौथा है स्ट्रेटजी। और पांचवा है ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जो नेशनल मलेरिया प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ था 1995 में और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था, लेकिन इसमें 50-50% की पार्टनरशिप थी। किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या था कि मेडिकेशन प्रोवाइड करवाना और स्प्रे स्प्रे प्रोवाइड करवाना। किस चीज़ के? लार्विसाइड्स के। अब बात कर लेते हैं लार्विसाइड एक्चुअली में होता क्या है। आपने इंसेक्टिसाइड का तो नाम सुना ही होगा। इंसेक्टिसाइड क्या होता है? इंसेक्ट को किल करता है, लेकिन लार्विसाइड इंसेक्ट को किल कब करता है? जब वो अपनी शुरुआती लाइफ में होते हैं, जब वो अपनी फीटल लाइफ में होते हैं, जब वो डेवलप हो रहे होते हैं, तभी उनको वो क्या कर लेता है? डाई कर देता है, उनको डेड कर देता है, उनको खत्म कर देता है पूरी तरीके से। तो उसको अपन लार्विसाइड बोलते हैं, मतलब कि वो लार्वा स्टेज में ही उनको खत्म कर रहा है। जैसे कि एक मेंढक की लार्वा स्टेज होती है टेडपोल, वैसे ही जब मस्कीटो की लार्वा स्टेज में ही अगर उसको डैमेज कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए, तो उसको अपन बोल देते हैं लार्विसाइड्स। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लार्विसाइड्स देने का काम करती थी, और साथ साथ वो क्या करती है? स्टेट गवर्नमेंट की हर काम में हेल्प भी करती है। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम था? स्टाफ मैनेजमेंट। हर एक पीएचसी पे जो स्टाफ मैनेजमेंट है वो करवाने का काम किसका था? स्टेट गवर्नमेंट का। बात कर लेते हैं मलेरिया की। मलेरिया में क्या होता है कि कुछ एक पैरासाइट होते हैं और प्लाज्मोडियम की फैमिली की वजह से ही ये होता है। तो ये आरएनए को डीमेच्योर करके, उसको रप्चर करके ही अपना इफेक्ट दिखाता है, जिसकी वजह से सारे सिम्टम को देखने को मिलते हैं। बेसिकली अब हम बात कर लेते हैं प्रोग्राम के बारे में। तो प्रोग्राम का स्पेशल अटेंशन और जो उसका ऑब्जेक्टिव थे, अब हम उसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था अर्ली डायग्नोसिस किया जाए मलेरिया पेशेंट का। सबसे जल्दी डायग्नोसिस होना सबसे पहला काम है। और दूसरी चीज़ है वेक्टर कंट्रोल। वेक्टर वेक्टर कंट्रोल का यहाँ पे मतलब है कि जो मलेरिया होता है वो एक वेक्टर बर्न डिसीज होती है। जो यहाँ पे प्लाज्मोडियम होता है वो एक वेक्टर के थ्रू ही ट्रांसमिट करता है। जो वेक्टर होता है उसको अपन कहते हैं फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो के थ्रू जो प्लाज्मोडियम है वो ट्रांसफर होता है। तीसरा जो एम था वो ये था कि इंट्रोडक्शन ऑफ इको फ्रेंडली मेथड्स। इको फ्रेंडली मेथड्स जैसे कि सबसे पहला हो गया मेडिकेटेड मस्कीटो नेट। मतलब कि ये एक ऐसा मस्कीटो नेट है जिसमें मेडिसिन लगी हुई है। जैसे ही उसके कांटेक्ट में अगर मस्कीटो आएगा तो वो मर जाएगा। बेसिकली इस टाइप के नए नए टाइप के इको फ्रेंडली मेथड्स का यूज़ करवाना, ये अपना थर्ड एम था। और फोर्थ एम था ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करवाना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाना एंटी मलेरिया प्रोग्राम के बारे में, जिससे कि क्या होगा कि जो मस्कीटो से बचा जाने वाले जितने भी चीज़ें होंगी, जितने भी वर्क्स होंगे, वो हर एक जो नॉर्मल आदमी होगा वो परफॉर्म कर पाएगा। जिससे कि क्या होगा कि जो मलेरिया के डिसऑर्डर है वो ज़्यादा नहीं फैलेगा। और जो फिफ्थ जो पॉइंट है, जो जिस पे स्पेशल अटेंशन दिया गया था इस प्रोग्राम में, वो था कि ऑपरेशनल रिसर्च। ऑपरेशनल रिसर्च से होगा क्या? ऑपरेशनल रिसर्च से ये होगा कि नए नए मेथड्स को ईजाद करना ताकि मलेरिया से बचा जा सके, जो फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो है उससे बचा जा सके, और जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है उससे बचा जा सके। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है कि हर एक पीएचसी में एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन को इंट्रोड्यूस करना, जिससे कि क्या होगा कि अर्ली डायग्नोसिस जो कि पहला एम था उसको कंप्लीट किया जा सके। और ये काम होगा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर का। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर ये इंश्योर करेगा कि हर एक पीएचसी में एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो, जिसके पास एक मलेरिया किट भी हो, जिसके थ्रू वो आइडेंटिफाई कर सके, वो डायग्नोसिस कर सके मलेरिया का। अब हम तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि है नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम की जो स्ट्रेटजी है वो। अब उसकी स्ट्रेटजी क्या थी? वो दो भागों में बांटा जा सकता है स्ट्रेटजी को। वो बेस्ड है एनुअल पैरासाइट इंडेक्स, मतलब कि एपीआई के बेसिस के ऊपर। अब एपीआई क्या होता है ये समझ लेते हैं अपन पहले। एपीआई का मतलब बेसिकली ये होता है कि हर एक 1000 नॉर्मल पॉपुलेशन पे, मतलब कि लेट्स सपोज कि एक जगह है जहाँ पे 1000 पॉपुलेशन है, उसमें कितने मलेरिया पेशेंट हैं।
अगर उसमें एक मलेरिया पेशेंट है तो एपीआई 1 हुआ, और अगर 2 मलेरिया पेशेंट है हर 1000 पॉपुलेशन पे तो एपीआई 2 हुआ। तो बेसिकली इसको दो भागों में, इसकी स्ट्रेटेजी को दो भागों में बांटा गया था। पहली स्ट्रेटेजी जहां पे एपीआई 2 से कम हो, और दूसरी स्ट्रेटेजी जहां पे एपीआई 2 से ज़्यादा हो। अब जहां पे एपीआई 2 से कम है वहां पे क्या क्या किया जाएगा, वहां पे सबसे पहले स्प्रे किया जाएगा। अब स्प्रे कहां पे किया जाएगा और क्या स्प्रे किया जाएगा? स्प्रे किया जाएगा, जो किया जाएगा वो किया जाएगा, जो मटेरियल स्प्रे किया जाएगा वो किया जाएगा लार्विसाइड्स। ठीक है, लार्विसाइड्स को स्प्रे किया जाएगा। मतलब कि कहाँ पे स्प्रे किया जाएगा? जहाँ पे भी वो मलेरिया का पेशेंट अपन को मिला, उसके आसपास के एनवायरनमेंट में जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है, वहाँ पे जो स्प्रेइंग किया जाएगा, मतलब कि वहाँ पर लार्विसाइड्स को स्प्रे किया जाएगा। दूसरी चीज़ जो किया जाएगी वो किया जाएगा एंटोमोलॉजिकल असेसमेंट। एंटोमोलॉजिकल असेसमेंट का मतलब ये है कि वहाँ पे जो इंसेक्ट्स हैं उनकी स्टडी की जाएगी, क्या उन इंसेक्ट्स की वजह से तो मलेरिया नहीं फैल रहा। और तीसरी चीज़ वहाँ पे सर्विलेंस किया जाएगा। सर्विलेंस वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे देख रेख की जाएगी कि क्या किन चीज़ों की वजह से जो है वो मलेरिया वहाँ पे फैल रहा है और कितने जनों को मलेरिया हो चुका है वो देखा जाएगा। और चौथी जो चीज़ की जाएगी वो किया जाएगा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट अपन आगे देखेंगे क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब जो दूसरी स्ट्रेटेजी है वो ये है, अगर एपीआई 2 से ज़्यादा हो तो तब क्या करेंगे। जब एपीआई 2 से ज़्यादा हो, मतलब कि एनुअल पैरासाइट इंडेक्स अगर 2 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे स्प्रे तो किया जाएगा, वहाँ पे ट्रीटमेंट भी किया जाएगा, वहाँ पे सर्विलेंस भी किया जाएगी। लेकिन दो चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा की जाएगी। वो पहली चीज़ है एपिडियोमोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। एपिडियोमोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि वहाँ पे पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो मलेरिया डिसऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है और 2 से ज़्यादा एपीआई हो चुका है। ये अपन इसका जो कोज है वो आइडेंटिफाई करवाने के लिए वहाँ पे स्टडी करेंगे, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और जो दूसरी नई चीज़ है वो की जाएगी फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब है कि वहाँ पे अपन रेगुलरली टाइम टू टाइम जा करके देखेंगे कि वहाँ पे कितनी रेट है, एपीआई बस 2 से कम है या ज़्यादा है, या कांस्टेंट है जितनी थी पहले उतनी है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी हो गई, अपन ने स्ट्रेटेजी की बात कर ली। एपीआई अगर 2 से कम है तब की स्ट्रेटेजी भी देख ली और 2 से ज़्यादा है तब की भी स्ट्रेटेजी देख ली। अपन लास्ट 5th पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा। ट्रीटमेंट बेसिकली 2 टाइप का है, जैसे कि प्री अजम्पटिव ट्रीटमेंट। प्री अजम्पटिव ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे ही महसूस हुआ कि हो सकता है, अभी कंफर्मेटेड डायग्नोसिस नहीं हुआ है कि इसमें मलेरिया है, लेकिन सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस हो चुका है, तो अपन एक प्री अजम्पटिव ट्रीटमेंट इसमें देंगे। टेबलेट देंगे क्लोरोक्विन की 600 mg की टेबलेट देंगे, और प्राइमेक्विन की 15 mg की टेबलेट उसको दे देंगे। ये प्री अजम्पटिव ट्रीटमेंट है, ठीक है। और रेडिकल ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। जब डायग्नोसिस कंफर्म हो चुका है, या तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होगा या प्लाज्मोडियम फेल्सीपेनियम होगा, तो अगर इन दोनों में से कोई है तो इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो अपन देख लेते हैं। डे फर्स्ट में जब अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होगा तो डे फर्स्ट में अपन क्या देंगे, क्लोरोक्विन 600 mg दे देंगे और प्राइमाक्विन 15 mg दे देंगे, ये दोनों की टेबलेट देंगे। और दूसरे से लगाकर 5वें दिन तक अपन क्या देंगे, अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होगा तो टेबलेट देंगे प्राइमाक्विन की 15 mg की। लेकिन अगर प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम हुआ तो क्या करेंगे अपन, 5वें दिन अपन क्या देंगे, टेबलेट देंगे क्लोरोक्विन की 600 mg और टेबलेट देंगे प्राइमाक्विन की 45 mg की। तो ये हो गया अपना ट्रीटमेंट खत्म। तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी जो अपन ने देख ली नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम के अंदर, जो कि रिलीज़ हुआ था 1995 में।